आप लोग अब उठ सकते हैं। ओ, ये चक्कर है। क्या चक्कर है डॉक्टर साहब? अभिजीत, मुझे खूनी का पता लग गया है। कौन है सर? जूते। जूते? वही लाल जूते जो इन दोनों लड़कियों ने पहने हुए थे। लेकिन डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है? रजत, उन जूतों में ऐसा कुछ खास था जिसकी वजह से जो भी उन जूतों को पहनता शायद खून करने लगता। मतलब सर, उन जूतों को अगर मैं पहनती तो मैं भी खून कर देती? शायद, चांसेस हैं। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसा क्या है उन जूतों में कि उन्हें पहन के एक आदमी खूनी बन जाएगा? मैं बताता हूं। हाँ, ये देखो, इन दोनों के पैरों पर ये छोटा सा इंजेक्शन का निशान। इसका मतलब ये है कि इंजेक्शन के जरिए कोई ऐसा केमिकल इनके शरीर के अंदर गया है जिसकी वजह से इन लोगों ने ऐसा वायलेंट रिएक्ट किया है। और ये इंजेक्शन इन्हें तब लगा जब इन दोनों ने वो लाल जूते पहने थे। अगर जूतों में इंजेक्शन था तो हमें महसूस क्यों नहीं हुआ? मतलब हमें चुभता ना, हमें दर्द तो होता। अभिजीत, शायद इंजेक्शन के साथ साथ उसमें एनेस्थीसिया भी था जिसकी वजह से इन दोनों के पैर सुन्न हो गए और इन्हें पता नहीं चला। तो बहुत बड़ी प्लानिंग की खूनी ने। लेकिन डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शन था किस चीज का? हॉलीवुड क्रेडॉक। What? हॉलीवुड क्रेडॉक? हाँ सर। ओह माय गॉड। क्यों? ऐसा क्या है इस केमिकल में? ये एक ऐसा केमिकल है अभिजीत जो अगर इंसान के शरीर में चला जाए तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, उसके दिमाग में तूफान मचने लगता है, उसे इतना ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो अपने होश में नहीं रहता, बहुत ही हिंसात्मक, वायलेंट हो जाता है, और ऐसी हालत में वो किसी का खून भी कर सकता है। मतलब सर बहुत ही खतरनाक केमिकल है। हाँ मीने, इसीलिए इस केमिकल पर बैन है। कई देशों में तो इस केमिकल को जानवरों पर इस्तेमाल किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो जानवर कितना वायलेंट हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बॉडी में जाने के बाद इस केमिकल को कितना टाइम लगता है असर दिखाने में? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। 10 मिनट? लाल जूते और उसमें ये केमिकल वाले इंजेक्शन। सर, एक बात तो तय है, खूनी ने प्रीति और मुक्ता के बारे में अच्छे से रिसर्च की थी। वो जानता था कि मुक्ता का पसंदीदा जूतों का ब्रांड कौन सा है। इतना ही नहीं रजत, खूनी को अच्छी तरह से मालूम था कि कौन सा वक्त सही है उन दोनों के लिए, अपने पति विशाल और चेतन को मारने के लिए। हाँ सर, अगर ये खून करने की कोशिश इन लोगों ने उस वक्त की होती जब वहां लोग मौजूद थे, तब शायद इनका प्लान फेल हो जाता। बिल्कुल हो जाता, कि वहां पे मौजूद लोग विशाल को बचा लेते। असली खूनी को अच्छी तरह से पता था कौन से वक्त पे इस जुर्म को अंजाम देना चाहिए। सर, ये प्रीति और विशाल का घर में अकेला होना तो समझ में आता है, लेकिन मुक्ता तो चेतन के ऑफिस में गई थी ना, तो उसे कैसे पता चला कि चेतन ऑफिस में किस वक्त अकेला रहने वाला है? इस मुक्ता से पूछ लेते हैं। सर, कुछ पता चला ये सब कौन कर रहा था? अभी तक तो नहीं, और आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी असली गुनहगार हमारे सामने होगा। मुक्ता जी, एक बात बताइए, आप ठीक उसी वक्त कैसे पहुंची चेतन के ऑफिस में जब वो बिल्कुल अकेला था? सर, मैं तो 4 बजे जाने वाली थी, लेकिन इनका फोन आया था कि मैं 4 बजे ना जाके 6 बजे जाऊं। ये मीटिंग में बिजी थे। मतलब चेतन ने तुम्हें खुद 2 घंटे देरी से आने के लिए कहा? क्या कह रही हो मुक्ता? मैंने तुम्हें ऐसा कोई फोन नहीं किया था। मैं तो खुद हैरत में था कि इसे आने में इतनी देर क्यों हुई। अगर आपने फोन नहीं किया तो फिर किसने किया? ये फोन कॉल आपके मोबाइल पे आया था? नहीं सर, मेरे लैंडलाइन पे आया था। सचिन, पता करो 24 तारीख दोपहर 4 बजे के आसपास इनके लैंडलाइन पे किसका फोन आया था। अच्छा, आपने कहा कि लाल जूतों को पहनने के बाद आपको अचानक गुस्सा आया। ये लाल जूते की डिलीवरी कब हुई थी आपके पास? सर, जूते की डिलीवरी उसके दिए हुए टाइम से बहुत लेट हो गई थी। मैं गाड़ी में बैठ के ऑफिस के लिए निकल ही रही थी, तब जूते वाला आया था। और वो जूता पहना कब आपने? इनके ऑफिस के नीचे सर, जूते चेंज करके ही मैं ऊपर गई थी। लेकिन सर, अगर खूनी चाहता था कि मुक्ता नए जूते पहनकर ऑफिस जाए, तो वो आखिरी मिनट तक इंतजार क्यों करता? मतलब ये भी तो हो सकता था कि मुक्ता नए जूतों को गाड़ी में ही रहने देती और पुराने जूतों में ही चेतन से मिलने चली जाती। हो सकता रजत, पर उस दिन ये दोनों पार्टी में जाने वाले थे, तो शायद मुक्ता कार में जूते पहन लेती, और खूनी के पास अच्छा मौका भी था चेतन को मारने का, है ना, क्योंकि ये दोनों अकेले थे। पता नहीं हम दोस्तों के पीछे कौन हाथ धो के पड़ गया। हमने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा।
चेतन, दिमाग पर जरा जोर डालिए। कोई पुराना किस्सा याद आता है, कोई पुरानी दुश्मनी, छोटी ही सही, कोई भी ना। आप लोगों को किसी पे शक नहीं है? नहीं सर। सर ये जुर्म तो एक उलझी हुई पहले की तरह होता जा रहा है। अगर इनका कोई दुश्मनी नहीं था, फिर कौन ऐसा होगा जो इतनी गहरी साजिश रचेगा इन दोनों को मारने के लिए? ये सब कुछ एक सोचा समझा हुआ प्लान है। उन्हीं ने ऐसा वापरा जैसे शतरंज के खिलाड़ी घोड़ों और ऊंट को वापरता है। हाँ सर, खूनी ने ये सब उन जूतों के जरिए किया है, उनमें इंजेक्शन फिट करके। इसका मतलब है वो जूते ऑर्डर देख के बनवाए गए थे, तभी तो सोल के नीचे इंजेक्शन रखने का जगह बना पाया वो। सर फिर तो खूनी लेदर मार्केट भी गया होगा चमड़ा खरीदने। बिल्कुल गया होगा। उन सारी दुकानों में जाके पता करो जहाँ पे ये जूते बनते हैं या फिर उन्हें बनाने के सामान बेचे जाते हैं। सर उस नंबर का पता चल गया है सर। वो फोन चेतन ने नहीं बल्कि किसी अरुण कुमार ने किया था। अरुण कुमार? मुक्ता, आप किसी अरुण कुमार को जानती हैं? अरुण कुमार? नहीं सर, मैंने तो ऐसे किसी आदमी का नाम भी नहीं सुना। प्रीति तुम? मैं किसी अरुण को नहीं जानती। शायद विशाल जानता हो। अगर विशाल जानते किसी को तो मुझे जरूर बताते। हाँ अरुण कुमार, शायद एक अरुण था तो सही हमारे कॉलेज में, है ना? अरे नहीं, वो तो अरुण यशोधन था, अरुण कुमार नहीं। आप सब में से कोई भी अरुण कुमार को नहीं जानता, मगर वो आप सबको अच्छी तरह से जानता है। विशाल को क्यों मारा तुमने? मारा मतलब सर? विशाल? कौन विशाल सर? ये विशाल। अब कुछ याद आया? नहीं सर, इस आदमी को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, इसे तो जरूर पहचानते होगे। नहीं सर, अब ये कौन है? ये चेतन है। चेतन बन के उसकी वाइफ को फोन करते हो और कहते हो चेतन को ही नहीं पहचानते। कमाल है। सर मैं किसी और की वाइफ को क्यों फोन करूंगा सर? मेरी खुद की वाइफ है फोन करने के लिए। झूठ मत बोलो। फोन रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि कल शाम 4 बजे तुमने ही मुक्ता को फोन किया था। मुक्ता? सर मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। कौन है ये सब सर? और कल 4 बजे? हाँ सर, 1 मिनट। मैं कल शाम को 4 बजे बाजार गया था और एक आदमी ने मुझसे फोन मांगा था एक कॉल करने के लिए। एक आदमी को दिया था फोन कॉल करने के लिए। बड़ी अच्छी कहानी बना लेते हो। मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, आप खुद सोचिए। अगर मुझे जुर्म करना होता तो मैं खुद का फोन क्यों इस्तेमाल करता? किसी पीसी या किसी और फोन से कॉल नहीं कर सकता था क्या? उस आदमी की शक्ल याद है तुम्हें जिसने तुमसे तुम्हारा फोन मांगा था? नहीं सर, थोड़ा जल्दी में था तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, अगर तुम्हारी ये कहानी झूठी निकली तो तुम अपने बच्चों को कहानी सुनाने लायक नहीं रहोगे। क्या हुआ पीयूष? तूने हम लोगों को अचानक क्यों बुला लिया? मुझे तुम लोगों से जरूरी बात करनी है। हाँ बोलना। मुझे लगता है वो वापस आ गया है। व्हाट? पागल तो नहीं हो क्या तुम? अरे यार मैं ठीक कह रहा हूँ। विशाल ऊपर पहुंच गया, चेतन मरते मरते बचा। इससे पहले कि हम दोनों का टिकट कट जाए, हमें सब कुछ सीआईडी को बता देना चाहिए। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? अगर सीआईडी को इस बात की भनक भी लग गई ना तो तू सोच नहीं सकता वो हम लोगों का क्या हाल करेंगे। अरे यार जो होगा देखा जाएगा। यूं बेमौत मरने से तो अच्छा ही है ना। देख, अगर तूने सीआईडी को बताने की बात भी की ना तो वो वापस आया हो या ना आया हो, मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। अरे मुझे बचा ले यार। मैं पागल हो रहा हूँ, पागल। मेरा दिमाग फट रहा है, दिमाग। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। पीयूष, तू घबरा मत। कुछ नहीं होगा हम लोगों को, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, हम तेरे साथ हैं ना। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। प्लीज हेल्प मी। कम।
पिछले कुछ दिनों में आपके यहाँ कोई आदमी लाल रंग का चमड़ा खरीदने आया था लड़कियों के जूते बनवाने के लिए? ऐसा तो यहाँ कोई नहीं आया सर। सर आया था, मैनेजर साहब से मिला था। काफी कम लेदर चाहिए था उसे, वो भी लाल रंग का ही चाहिए था साहब। कौन था वो? चेहरा याद है उसका? मुझे तो नहीं साहब, मैनेजर साहब को याद होगा। ये मैनेजर कहाँ, बुलाओ जरा उसे। मैनेजर साहब छुट्टी पे गए हैं। छुट्टी पे गया। फोन लगाओ सर, बोलो सीआईडी ने ब्यूरो में बुलाया स्केच बनवाने के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी प्रीति। क्या बात है प्रीति, तुम ठीक तो हो ना? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तीन, चार, पाँच, छह, सात। 7 बार चाकू से घुपा गया इस विशाल को। एक पत्नी अपने पति को इतनी बेरहमी से मारेगी, वो भी शादी के सालगिरह के दिन, यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ सर, इसकी लाश को देखकर लग रहा है इसकी पत्नी बहुत नफरत करती होगी इससे। आप लोग कौन है विशाल के? हम लोग दोस्त हैं सर। दोस्त? कब से जानते हो तुम विशाल और प्रीति को? सर हम उन्हें कॉलेज टाइम से जानते हैं सर। इन दोनों के बीच रिश्ते कैसे हैं, संबंध कैसे थे? सर वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आज तक कभी उन्होंने एक दूसरे से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी। अच्छा, तो आज ऐसी क्या बात हो गई कि प्रीति ने विशाल को इतनी बेरहमी से मारा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। प्रीति ऐसा कैसे कर सकती है? सर विशाल आज सुबह बहुत खुश था। हैप्पी एनिवर्सरी प्रीति। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब पति हूं जो मुझे तुम्हारे जैसी बीवी मिली। काश
आने वाले हर जन्म में तुम मेरी ही बनकर रहो। क्या बात है, बीवी की फोटो के साथ इतनी रोमांटिक बातें हो रही है। अबे साथ में होती होगी तो ये जनाब तो शायर बन जाते होंगे। यार ये तो बहुत गलत बात है, दरवाजा खटखटा के आना चाहिए था ना। अच्छा, तुम लोगों ने मेरी सारी बातें सुन ली। अरे सुन ली तो क्या हुआ, तू हमारे कॉलेज का दोस्त है यार, लंगोटिया यार। और प्रीति को इम्प्रेस करने के तरीके हम ही से तो पूछता था। भूल गया? कैसे भूल सकता हूँ यार, मेरे घोड़ी चढ़ने का श्रेय तुम लोगों को ही तो जाता है। वो बात तो है, और इसीलिए आज हमें पार्टी चाहिए। हाँ पार्टी? हाँ, तेरी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी यार। यार प्रीति से पूछना पड़ेगा। क्या बात कर रहा है यार, उसे पूछने की क्या जरूरत है। अरे सरप्राइज दे देते उसको, वो खुश हो जाएगी। आइडिया तो अच्छा है, ठीक कह रहा तू, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था, है ना? तो आज रात 10 बजे पार्टी पक्की। डन 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 डन। और फिर जब हम अंदर घुसे तो हमने देखा विशाल जमीन पे पड़ा हुआ था और प्रीति उसके पास बेहोश थी। और हाँ, प्रीति के हाथ में एक चाकू था, खून से सना हुआ। अच्छा, विशाल ने पिछले कुछ दिनों में प्रीति के बर्ताव के बारे में कुछ कहा कि वो किसी बात को लेकर टेंशन में थी या विशाल से किसी कारण वो परेशान थी? नहीं सर, विशाल ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ सर, लेकिन वो ये कह रहा था कि आजकल वो प्रीति को टाइम नहीं दे पा रहा था। एक्चुअली काम में बहुत बिजी था। आखिरी बार आपने कब बात की प्रीति से? आज शाम को ही बात की थी मैंने उससे। वो बहुत खुश थी, बहुत ही खुश। सर, प्रीति, 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 क्या हुआ था यहाँ पे? प्रीति, तुम ठीक हो? हमारी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? सर लगता है सदमे में है। सर कहीं ये एक्टिंग तो नहीं कर रही है सदमा लगने की? श्रेया, काम करो, इसे ब्यूरो लेके चलो। विनीत, आसपास लोगों से पता करो कि प्रीति और विशाल के बीच में संबंध कैसे थे। अफेड़ी, इनके दोस्तों का नाम और एड्रेस ले लो और इनसे बोलना कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता कोई भी शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। सर ये प्रीति तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। लगता है अपने पति की मौत का गहरा सदमा लगा उसे। सदमा कैसा सर? इसने अपने ही हाथों से अपने पति विशाल का खून किया है। हाँ सचिन, पर कुछ तो है जो इसे बाकी के खूनियों से अलग करता है। विशाल के खून के बाद इसने भागने की कोशिश नहीं की और ना ही कोई बहाना बनाया। विशाल की मौत के बाद से लेके अब तक इसकी जुबान से एक शब्द तक नहीं निकला। पानी का एक घूंट तक नहीं पिया इसने। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या बात है भाई, बड़ी टेंशन में तुम लोग? टेंशन की बात है सर। क्यों टेंशन क्या है? ये केस तो बड़ा आसान था यार। खूनी अपने आप पकड़ा गया, भाग दौड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी तुमको। सर, जब तक खूनी अपना गुनाह मान न ले हम चैन की सांस नहीं ले सकते। और ये प्रीति, ये तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बहरहाल भाई, प्रीति कुछ बोले या ना बोले, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, प्रीति के दिल में अपने हस्बैंड के लिए सख्त नफरत थी। नफरत? पर सर इनके दोस्तों ने तो कहा कि ये लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लव मैरिज थी इनकी। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन विशाल के शरीर पर जो चाकुओं के घाव हैं, उससे साफ पता लगता है कि प्रीति के दिल में विशाल के लिए सख्त नफरत थी। जगह जगह पर चाकू से वार किए गए। मुझे तो लगता है कि विशाल के मर जाने के बाद भी प्रीति उसे चाकू मारती रही। इतनी नफरत? प्रीति, तुमने विशाल का खून क्यों किया? हाँ? क्या वो तुम्हें मारता पीटता था, दहेज के लिए परेशान करता था, या किसी और से प्यार करता था? बताओ प्रीति, तुम्हें जवाब देना होगा। ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से तुम उससे इतना नफरत करती? नफरत नहीं, प्यार करती थी मैं विशाल से, और अब भी करती हूँ। विशाल की मौत के बाद जो खोया वो आप लोग नहीं समझो। और वैसे भी
विशाल के जाने के बाद मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। अगर तुम इतना प्यार करते थे विशाल से तो फिर उसे मारा क्यों? क्या फायदा, वैसे भी आप लोग सीआईडी वाले मेरी बात का कहाँ विश्वास करेंगे? विश्वास करना है या नहीं वो हम पे छोड़ दो। पहले बताओ कि तुमने विशाल को क्यों मारा? मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ। मुझे विशाल पर बहुत गुस्सा है और मैंने बिना सोचे समझे उसे मार डाला। कोई किसी को बेवजह 7-7 बार चाकू नहीं मारता प्रीति। मैंने कहा था आप लोग मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे और वैसे भी मुझे कुछ नहीं कहना। चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर, मुझे नहीं जीना। चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर, मैं विशाल के बिना नहीं जी सकती। दया, मुझे लगता है इस लड़की के साथ कुछ प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम सर? यार वो तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कत्ल करते वक्त इस लड़की का दिमाग इसके काबू में नहीं था। सर कत्ल करते वक्त तो किसी भी खूनी का दिमाग काबू में नहीं रहता। मुझे तो लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है। आ गई तू? फोन भी नहीं उठा रही। मुक्ता कहां रह गई थी तू? कब से इंतजार कर रहा हूं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ओ, समझ गया। लगता है इस बार तुमने फिर से क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक्सीड कर दी है ना? डोंट वरी, मैं कमादा किसके लिए हूं यार? तुम्हारे लिए। अभी बहुत लेट हो रहे हैं, चलते हैं, ठीक है? चलो, कम कम। ये क्या किया तुमने? क्या कर रही हो ये? पागल हो गई हो? आवाज छोड़ो मुझे, उठाओ सिक्योरिटी। छोड़ो, क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? अरे छोड़िए, आप क्या कर रही हैं? अरे छोड़िए मैडम। ठीक तो है ना सर? मुक्ता, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? होश में आओ। मुक्ता! मुक्ता, अब कैसी हो तुम? मुझे माफ कर दो चेतन। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। इतनी चोट पहुंचाई है मैंने तुम्हें। अरे कोई चोट नहीं आई मुझे। देखो देखो, एकदम हट्टा कट्टा हूं मैं। हाँ, लेकिन मुक्ता आपने ऐसा किया क्यों? आपको ऐसे अचानक गुस्सा आने की वजह? मैं तो खुद हैरान हूँ, मुझे कभी गुस्सा आता ही नहीं है सर। और फिर बेवजह इतना ज्यादा गुस्सा कैसे आ गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुक्ता ठीक कह रही है सर, मैंने इसे आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा। गुस्सा होना तो बहुत दूर की बात है। तो आप दोनों का कहना है कि आप लोगों ने अपने अपने पतियों पे इसलिए हमला किया क्योंकि आप लोगों को अचानक उन दोनों पे बहुत तेज गुस्सा आने लगा। फिर हैरानी की बात यह है कि आप दोनों के पास कोई ठोस वजह नहीं थी उनसे गुस्सा होने की, राइट? जी हाँ सर, पता नहीं मुझे क्या हो गया था।
वो तो शुक्र है भगवान का कि चेतन को कुछ हुआ नहीं, वरना मैं अपने ही हाथों अपने आप को विधवा कर लेती। 2 दिनों के अंदर ऐसे 2 हादसे होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जरूर कोई बड़ा कारण है इसके पीछे जो इस वक्त हमें दिख नहीं रहा। और इस बात के तह तक पहुंचने के लिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि उस दिन आप लोगों ने क्या क्या किया था। सर, उस दिन विशाल ने मुझे सुबह उठाया, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, मुझे बहुत पैम्पर कर रहे थे क्योंकि हमारी एनिवर्सरी थी उस दिन। फिर उनके ऑफिस जाने के बाद मैं तैयार होकर बाजार गई। वहां मैंने विशाल के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट खरीदा। उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद था, इसलिए मैं उनके लिए स्पीकर्स लेकर आई और फिर मैं घर चली आई। अच्छा ये बताइए, उस दिन आपने बाहर कुछ खाया था? नहीं, मैंने लंच घर पर ही किया था। उसके बाद क्या हुआ? उस दिन जब मैं घर वापस आई तो दरवाजे पर एक गिफ्ट पार्सल पड़ा था और उसमें लाल रंग के जूते थे जिस पर विशाल ने एक नोट लिखा था, हैप्पी एनिवर्सरी। उसके बाद मैं विशाल के घर आने का इंतजार करने लगी। खुद को संवारने लगी, विशाल की पसंदीदा साड़ी पहनी और उसके वो भेजे हुए जूते पहने। और जब वो घर लौटे तो मैं और मुक्ता जी, आपने क्या किया था उस दिन? सुबह होते ही मैं और चेतन घर से निकल पड़े। वो अपने ऑफिस चले गए और मैं अपने बैंक का काम खत्म करके मार्केट में ही घूमने लगी। फिर मैं एक जूते की दुकान में गई। ये बिल्कुल नया स्टॉक है मैम, आपको जरूर पसंद आएगा। ये है तो बहुत प्यारी, लेकिन क्या आपके पास इनमें लाल कलर है? नहीं मुक्ता जी, लाल कलर के जूते आउट ऑफ स्टॉक है। भाई साहब, मैं पार्टीज में ना सिर्फ लाल कलर पहनती हूँ, मंगा दीजिए ना। अरे क्यों नहीं मुक्ता जी, आपके लिए क्यों नहीं मंगवाऊंगा। मुझे शाम तक का वक्त दीजिए, मैं लाल कलर का जूता आपके घर पे भिजवा दूंगा। ठीक है, लेकिन 4 बजे तक भिजवा दीजिएगा। ओके। वही जूते पहन के मैं चेतन के ऑफिस गई और फिर ऑफिस। अच्छा ये बताइए कि आपने बाहर कुछ खाया पिया था क्या? जी हाँ, मैंने और चेतन ने लंच बाहर ही किया था। पूर्वी, इन दोनों को अंदर ले जाओ। आई। सर, दोनों कहानियों में एक चीज कॉमन है, लाल जूते। हाँ रजत, पर इन लाल जूते में ऐसी क्या बात हो सकती है? मगर सर, प्रीति को ये लाल जूते उसके पति ने गिफ्ट किए थे और मुक्ता को दुकानदार ने होम डिलीवरी की थी। हाँ विनीत, मगर ये लाल जूते ही हैं जो इन दोनों कहानियों को आपस में जोड़ती है। घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो लाल जूते कहीं मिलते हैं क्या। निखिल, तुम अंदर चेक करो, मैं यहां देखता हूं।
यहाँ तो कोई लाल कलर की लेडीज शू नहीं है। सर जूते अंदर नहीं है। यहाँ भी नहीं। चेतन, जूते कहाँ हैं? यहीं कहीं होने चाहिए सर। यहीं कहीं होने चाहिए तो हैं कहाँ? नहीं सर, यहाँ पे तो नहीं है। सर बेडरूम में भी जूते नहीं मिले। सर यहाँ भी नहीं मिले। हाँ बोलो। हमने मुक्ता के घर को अच्छी तरह छान लिया, जूते नहीं मिले। इसका मतलब साफ है कि गड़बड़ उन जूतों में ही है, इसलिए हमारे पहुंचने से पहले खूनी ने वो जूते गायब कर दिए। ये लाल जूते गए तो कहाँ गए? सर ये केतु है, मुक्ता जी के घर यही गया था जूते देने। सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं तो सिर्फ जूते देकर वापस आ गया था सर। थोड़ा याद करके बता, जब तुम मुक्ता को उसके जूते देने जा रहे थे तो रास्ते में कुछ हुआ? शायद तुमने थोड़ी देर के लिए जूतों को लावारिस छोड़ दिया हो, या फिर किसी ने उन्हें बदल दिया, कुछ अलग, कुछ अजीब, कुछ भी। हेलो, हाँ सर, एड्रेस मिल ही नहीं रहा है। कौन सा पता देकर रखा है? मिल ही नहीं रहा है। अरे सर इसका मतलब जो आदमी केतु से टकराया उसने जूते बदल दिए? हो सकता है पंकज, और अगर जल्दी ही उन खूनी जूतों का राज पता नहीं चला तो शायद कुछ और पति मारे जाएंगे अपनी पत्नियों के हाथों। पांडुरंग दगड़ू सराफ। अरे पूर्वी, अरे पूर्वी, अरे तो यार, अरे पूर्वी, अरे वेरी गुड, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, तुम कमाल हो यार। अरे सालों के साहब, ऐसी क्या बात हो गई जो खुशी से आपकी छाती फूल गई? यार तुम्हें पता नहीं, वो पूर्वी ने मुझे सलाह दी थी ना वो लेटर लिखने की। अरे भाई मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को एक अच्छा सा लेटर लिखा, फूलों का गुलदस्ता भिजवाया और बस उसको गुस्सा तो गायब। क्या बात सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुबारक हो सर। अरे भाई रहने दो, अपनी मुबारकबाद आप अपने पास रखिए, पहले भी झेल चुका हूँ यार मैं तुम्हें। अरे सर, गिफ्ट में कैंची दी आपने और गलती मेरी। यार ऐसे वक्त पे कैंची की याद दिलाना जरूरी है क्या यार? मैंने कहा था ना सर कि आपका लिखा हुआ खत पढ़ के वो खुश हो जाएगी। वेरी गुड पूरी, तुम कमाल हो। आइंदा से इस मामले में कोई टिप्स लेनी होगी ना बेटा, मैं सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। यस डॉक्टर साहब, पूर्वी से क्यों, आप तो ये तारिका से भी ले सकते हैं, और उसके लिए आपको यहाँ ब्यूरो में आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं दया, तुम समझते नहीं हो यार, तारिका की इस मामले में जरा पसंद कमजोर है यार। डॉक्टर साहब, अभिजीत के बारे में अगर कुछ कहना है तो मेरे सामने तो प्लीज आप। अच्छा, बुरा लगा ना, बुरा लगा, कोई बात नहीं है यार। मैं भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता ये डिस्कस करके यार। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे फेशियल कराने जाना है यार। सर, फेशियल और आप? क्यों? मैं फेशियल क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल सर, करना चाहिए आपको, फेशियल करना चाहिए। और आज तो जरूर करना चाहिए यार। बिल्कुल। यू नो डेटिंग है, डिनर पे जा रहा हूँ गर्लफ्रेंड के साथ यार। बहुत अच्छी बात है सर। उम्मीद करते हैं कि जब तक आप दोनों का डिनर खत्म हो जाता है तब तक हम लोग ये केस सॉल्व कर देंगे। यस यस ऑफ कोर्स, तुम केस सॉल्व करो, मैं डिनर सॉल्व करता हूँ। बाय पूर्वी, बाय। सो डॉक्टर साड़ुंकी भी कमाल क्या, उम्र 55 की, दिल बचपन का। अरे उनके सामने मत बोल देना, जीना हराम कर देंगे तुम्हारा। सर, स्केच तैयार हो गया। गुड, देखे जरा। ओह, तो ये है वो चैंपियन। अब इस चैंपियन का अच्छा वक्त शुरू होगा। देखो कहां छुप के बैठा है।
इसकी फोटो। हाँ पूर्वी। सर यहाँ पर ये नीडल्स और सिरिंजेस मिली है। सर ये वो केमिकल जो जूतों में इस्तेमाल किया गया था। और सर ये जेल जो पैरों को सुन्न करने के लिए जूतों में डाला गया था। सर यहाँ पर ये लाल जूते भी हैं और सर ये इंजेक्शन। मतलब इन सब के पीछे पीयूष का ही हाथ है। पूर्वी सब कुछ उठा लो। विनीत पूर्वी सब कुछ उठा लो। विनीत सर पीयूष तो यहाँ मरा पड़ा है। लगता है इसने जहर पिया। My God। सर हमें तो लग रहा था यही सबको मार रहा है। फिर इस पीयूष को किसने मार दिया? इसका मतलब इसके साथ कोई और आदमी भी मिला हुआ था क्या? सर ये देखिए, इसके जेब में से ये चिट्ठी है सर। क्या लिखा? मैंने ही विशाल का खून करवाया और चेतन पर हमला भी करवाया। नफरत करता था मैं अपने दोस्तों से। कॉलेज के दिनों से चेतन, विशाल, धीरज मुझे परेशान करते थे और बिजनेस पार्टनर बन जाने के बाद भी मुझे मेरा हक नहीं देते थे। इसलिए गुस्से में आकर मैंने उनसे बदला लेने की ठानी। अगर सीआईडी को मेरे बारे में पता चल गया, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं। पीयूष, अजीब बात है सर। जब गुनहगार को पता होता है कि एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाएगा, फिर गुनाह करता ही क्यों है? और इसने तो सीआईडी के डर से खुदकुशी कर ली। बात कुछ हजम नहीं हो रही है विनीत। ये आदमी अपने दोस्तों से बदला लेना चाहता था। इतनी लंबी प्लानिंग की उसने बदला लेने के लिए, और अभी इसका बदला पूरा भी नहीं हुआ। डर के मारे आत्महत्या करेगा क्या? सर, इसके हाथ और पैर पर ये निशान देखिए। रस्सी के बांधने का निशान। पीयूष को बांध के रखा था। लगता तो है सर, लेकिन जब ये ब्यूरो आया था तब तो कोई निशान नहीं था। और ये निशान काफी गहरे हैं। लगता है काफी दिनों से बांध कर रखा गया था इसे। पीयूष को बांध के भी रखा गया था और पीयूष ब्यूरो में भी। अब कुछ समझ में आ रहा है। डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम जैसे पहले थे ठीक वैसे हो जाओगे। अब मैं इंजेक्शन लगा रहा हूं, तुम पलट जाओ। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। पीछे हटो। चेहरा बदलवाया जा रहा है? चेहरा चाहे पीयूष का हो या अमित का, अंजाम तो फांसी ही है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? ऐसी कोई बात नहीं है। जाने दीजिए मुझे। कहाँ जा रहे हो? चेहरा नहीं बदलवाओगे? मैं पीयूष नहीं, अमित हूँ। अमित। यही है ना तुम्हारा असली चेहरा? अब बताइए अमित जी, क्यों मारा अपने दोस्तों को तुमने? हैं?
दोस्तों के नाम पे धब्बा थे वो लोग, धब्बा। क्यों? ऐसा क्या किया था उन लोगों ने तुम्हारे साथ? उनकी वजह से मैं खूनी बना। मैंने अपने ही हाथों से सपना की जान ले ली। कौन सपना? सपना, मेरी प्रेमिका। कॉलेज के दिनों में हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन सपना ने विशाल, पीयूष, चेतन और धीरज को एग्जाम पेपर चुराते हुए देख लिया। फिर उसने धमकी दी कि वो सब कुछ प्रिंसिपल को बता देगी। फिर इन चारों ने उसे मारने का प्लान बनाया। पर सपना तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। उनके कहने पे तुमने सपना का खून कर दिया। क्यों? क्योंकि उन चारों ने मुझसे झूठ कहा कि सपना मुझसे बेवफाई कर रही है। वो चारों अच्छी तरह से जानते थे कि मुझे मेरे गुस्से पर काबू नहीं रहता। इसीलिए बिना सच जाने मैंने सपना की जान ले ली। फिर जब तुम्हें सच का पता चला तो तुमने एक एक करके सबसे बदला लेना शुरू कर दिया। हाँ, और डॉक्टर साहब ने मेरी मदद की। इन्होंने मुझे पीयूष का चेहरा दिया, जिसका फायदा उठाकर मैंने अपने प्लान को अंजाम दिया और पीयूष को 1 साल तक कैद कर रखा। और मैं भी यही चाहता था कि इन चारों की मौत की वजह भी वही गुस्सा हो जिसकी वजह से मेरी सपना की मौत हुई थी। और इसीलिए मैंने जूतों में इंजेक्शन फिट किया। प्लान तो अच्छा बनाया था तुमने, लेकिन एक गलती कर दी। पीयूष के मोबाइल से आखिरी कॉल डॉक्टर साहब को कर दिया। सपना का खून किया तुमने। पश्चाताप के आंसू बहाने के बजाय अपने दोस्तों को भी मारा। तुम्हें तो फांसी ही होगी। और डॉक्टर साहब, आप पैसों की लालच में बिक गए। आपका और इनके बाकी दोस्तों का हिसाब तो अब अदालत ही करेगी।